हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। स्टार्ट विद वाई, क्यों से शुरुआत का मतलब क्या है। किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़ें। आपने बड़ी कंपनी क्यों स्टार्ट की, लीडर क्यों बनाना चाहते हो आप, आपका ज़िंदगी में क्या पर्पज़ है, अगर है तो क्या, ये सब सवाल फिजूल नहीं है। आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको ये पता लगेगा कि कई मल्टी मिलियन बिलियन कंपनीज इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो एक खास पर्पज़ के साथ बनाई गई थी। उन्होंने शुरुआत वाई के साथ की थी। इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में, बल्कि उन सब से है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उतर गया। क्यों, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडर का काम होता है। एक अच्छा ग्रेट लीडर ना सिर्फ लोगों को वोट हासिल करता है बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ में उन्हें इंस्पायर भी करती हैं। ग्रेट लीडर के कई लॉयल फॉलोवर होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे रास्ता उन्हें कैसा भी क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोवर्स अपने लीडर के लिए इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उनसे बेहतर हो और नया प्रोडक्ट निकाल ले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदता। वो अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, कैसे उस कंपनी के इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के साथ अपने पर्पज़ की शुरुआत की थी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन या इंस्पिरेशन, ये बहुत ही मज़ेदार है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फ़ोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये फ़ोन खरीदा। मोटोरोला के लिए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट बेचे। हालांकि 4 साल में ही कंपटीटर्स ने रेजर की नकल की कई नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए और भी बढ़िया फीचर्स के साथ। तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई, और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया। तभी उसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात ही नहीं थी। तो मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब और भी बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खींचे चले गए। अब अगर मोटोरोला ने रॉयल कस्टमर बनाए होते तो वो सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते ना। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरीके का मैनिपुलेशन था। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं होता। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वो बस थोड़े से समय के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। जिन तरीक़ों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, प्रेशर, इंस्पिरेशन, प्राइज़, प्रमोशन और नोवेल्टी। और वोट लेने के लिए कई पॉलिटिशियंस डर का सहारा भी ले सकते हैं। वो पीर प्रेशर या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। और इसी तरीके से सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए कंपनियां भी प्राइस ड्रॉप कर देती हैं, कुछ डिस्काउंट दे देती हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं। मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोरी बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं मगर बस कुछ ही टाइम तक के लिए। तो मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है और फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो रेजर फ़ोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसीलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब, ये सारी चीज़ें इनोवेशन मानी जाएंगी। सेल फोन्स, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इन्हीं की वजह से सोसाइटी का लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। तो इसी तरीके से आप अपनी इंस्पिरेशन पे ध्यान दीजिए, ना कि मैनिपुलेशन पर। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग सोचो। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं, एप्पल कंपनी और डेल कंपनी के एग्जाम्पल से। आओ कुछ अलग सोचो। 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी तब से लेकर उसका यही मोटो रहा है कि एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट में ये बात प्रूफ भी की है कि कंपनी जो भी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना, यही उनका रीज़न होता है। और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आईट्यून्स ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनीज के लिए पायरेसी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब ने आईट्यून्स निकाल कर लोगों के सामने अलर्टनेस रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी
सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी। लेकिन फिर भी इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5 GB और MP3 नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया कि 1000 गाने आपकी पॉकेट में, और क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है। पर एप्पल ने आईपॉड क्यों ख़रीदे ये लोगों को बताया, क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वो कोई चीज़ क्यों है ये समझते हैं और ख़रीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने कई इनोवेशन किए थे। ये मोटोरोला के रेज़र की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फ़ोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिज़ाइन ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। क्या आपको ये लगता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का MP3 प्लेयर निकाला था, मगर ये इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ जितना कि कंपनी को उम्मीद थी? वजह ये थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के नाम से जानते थे जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसका मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों को गले से उतर ही नहीं रहा था, हजम ही नहीं हो रहा था। और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट से हटा दिया। मगर एप्पल कंपनी आखिर कैसे कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचो। और यही वजह थी, जो भी प्रोसेस और प्रोडक्शन कंपनी बनाती है उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की, और सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस इस्टेब्लिश किया जो था सबसे हटकर सोचा। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि वट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो उसकी लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा काफ़ी कुछ बनाती थी। ना सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल फ़ोन में भी एप्पल ने अपना लीडरशिप कायम की, और उन्होंने हमेशा अपना पर्पस बनाए रखा। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्री में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो MP और डेल कंपनी नहीं कर पाए। और HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की कोशिश की, मगर नहीं बन पाए। फिर वो बस कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित रह गई। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन सर्कल के बारे में। HP और डेल जैसी कंपनियां वट से शुरुआत करती है और दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं हैं जितने कि एप्पल कंपनी के। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं है, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसके बढ़िया फीचर्स को भी प्रमोट करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पस भी समझाते तब जाकर वो आपके साथ लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पस, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरीके का है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर उसी बात पर कंपनी भी बिलीव करती है तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी उसके पर्पस को फिल करने लगते हैं तो उन्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। ज़रा नीचे दिए गए डायग्राम को देखें, इसमें बने सर्कल के सेंटर में वाई लिखा हुआ है और ये वाई कंपनी का पर्पस बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीज़न लेती है। और इसके आउटर लेवल पर लिखा हुआ वट, जो बताता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर कंपनी सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती है। वो हमेशा यही बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि एक पर्पस साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कंपनियों के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता और उन्हें करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वो इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती हैं। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोड में एक पर्पस होता है, और वो पर्पस है कुछ अलग सोचना। और कस्टमर ये बात समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पस दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वो एप्पल की तरह एक ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो ये ना सोचिए कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, आप वाई से शुरुआत करें, लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं तो आपका है जो आपका है, तो यकीन वो आपके लॉयल बन जाएंगे और वो आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को याद रखिए। इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई है आपका पर्पस, हाउ है प्रोसेस एंड व्हाट है आपका प्रोडक्ट।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है कॉफ़ी से कुछ पढ़कर। तो आइए चलिए इसके बारे में सीखते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेल्फ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है जो हमें अपने आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ रखना चाहती है। जब हम वेकेशन के लिए अपनी कंट्री से कभी भी बाहर जाते हैं और वहाँ अपनी कंट्री के लोगों को देखकर हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। हमें ये फील होता है कि हम अपने ही लोगों के बीच हैं। इसी तरीके से हम उन्हीं कंपनी के साथ बिलोंगिंग फील करते हैं जिनके बिलीव हमारे जैसे हों। हम उनके प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते क्योंकि हमारा वाई सेम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते कंपनी भी करती है, वो प्रोडक्ट और ब्रांड हमें बिलोंगिंग की फील कराते हैं और हम इस तरीके से कंपनी के काफ़ी कस्टमर से भी कनेक्टेड फील करने लगते हैं। अब वाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग की वजह से ही करते हैं और ये गोल्डन सर्कल काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के एक मेजर लेवल से रिलेट करता है। आप क्या बनाते हैं इससे ज़्यादा आप क्यों बनाते हैं इस बात का असर लोगों पर पड़ता है। जो स्टारबक्स ऑफ़र करता है वो हॉट और उनका प्रोडक्ट बहुत कॉफ़ी का है इसीलिए, मगर उनका पर्पस वाई है लोगों को कॉफ़ी पीते हुए कंफर्टेबल फील करवाना। ये सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नई फीलिंग और एक नया एक्सपीरियंस देता है। यूँ तो बाकी काफ़ी कॉफ़ी शॉप हैं जहाँ लोग बैठकर बढ़िया कॉफ़ी पी भी सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग फीलिंग की वजह से स्टारबक्स को चूज़ करते हैं। हावर्ड्स स्टारबक्स के फाउंडर नहीं है। उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ये सिएटल में स्टारबक्स की सबसे पहली ब्रांच खुलने के 10 साल बाद की बात है। लेकिन हम आज स्टारबक्स को जिस चीज़ की वजह से जानते हैं वो है होवर्ड की वजह से, और ये उनकी सोच थी कि स्टारबक्स एक कॉफ़ी से कहीं बढ़कर है। और हावर्ड्स कंपनी के 3 फाउंडरों की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि जो वो देख रहे थे वो तीनों फाउंडर नहीं देख पा रहे थे। जैव, जेरी एंड गोर्डन को सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचकर ही खुश थे, लेकिन हावर्ड्स इटली के एक्सप्रेसो बोर्स से काफ़ी इंस्पायर थे। वो अपने कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस देना चाहते थे जहाँ बैठकर वो आराम से कॉफ़ी की सिप ले सकें। और हावर्ड स्टारबक्स को लोगों के लिए एक थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे जो आराम से कुछ पल गुजारने के लिए घर और ऑफिस के अलावा एक और जगह हो। और हावर्ड्स के स्टारबक्स ज्वाइन करने से पहले यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही काफ़ी कम कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी, और वो भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन स्टारबक्स के आने से यूनाइटेड स्टेट में कॉफ़ी पीना एक कल्चर बन गया और इससे एक कॉफ़ी पीने का एक नया माहौल बना, और जहाँ बैठकर लोग रिलैक्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लैपटॉप पर भी काम कर सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ गप्पे भी मार सकते हैं। और ये सब हावर्ड्स की स्ट्रॉन्ग विज़न की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उनके पास स्टारबक्स को चलाने के एक पर्पज़ था और इन 10 सालों में स्टारबक्स की शॉप की गिनती 1000 से बढ़कर 13,000 ब्रांचेस के ऊपर पहुँच गई हैं। हावर्ड एक ग्रेट लीडर थे क्योंकि उन्होंने वाई से शुरुआत की। वो स्टारबक्स में एक पर्पज़ के साथ आए। वो लोगों को कंफर्टेबल फ़ील कराना चाहते थे और लोगों ने इस फ़ील को रिलेट किया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी कॉफ़ी शॉप होंगी जहाँ बढ़िया कॉफ़ी मिलती होगी, पर स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसने कॉफ़ी पीने का एक नया कल्चर निकाला जिसने लोगों को बहुत पसंद किया, और यही इसकी सक्सेस का सीक्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी को बदल दिया। अब हम बात करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हॉल डेविंसन के बारे में। क्या आपने किसी आदमी को हॉल डेविंसन की टैटू के साथ देखा है? क्यों कोई किसी कंपनी के लोगों का टैटू अपनी बॉडी पे बनवाएगा? क्या लोग अपनी बॉडी में किसी और की कंपनी का टैटू क्यों बनवाएंगे? लोग हॉल डेविंसन का टैटू अपनी बॉडी में इसलिए बनवाते क्योंकि हॉल डेविंसन को अपना पर्पस लोगों को समझाना बड़े अच्छे से आता था। हॉल को ये लोगों को एक बिलीव सिंबल था। हॉल डेविंसन का जो भी लोगो था वो एक बिलीव सिंबल बन गया था, और अमेरिका में तो ये टैटू काफ़ी कॉमन है। जो लोग हॉल चलाते थे या उनके लिए हॉल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल था, और हॉल ने ये मुकाम अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया था। जो कुछ भी हॉल डेविंसन करता और कहता वो उसके बिलीव के साथ चलता आ रहा था। उसमें कई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। कंपनी ने
अपने कुछ वसूल बनाए और जिन्हें वो आज तक फॉलो करती आ रही है। और कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पस रखा जिससे उसने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसकी बात समझी और इंस्पायर हुए। धीरे धीरे कंपनी का ये लोगो सिर्फ एक सिंबल ही नहीं बल्कि एक बिलीव बन गया। हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके पीछे यही बिलीव काम करता है। और अपनी बॉडी में हॉल डेविंसन का टैटू बनवाने वाली रेडी फॉलोवर कहलाते हैं। और ये टैटू मेरी पहचान का सिंबल है, या यूँ कह दे कि ये मेरी पहचान और मेरी पहचान है कि मैं एक अमेरिकन हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और स्ट्रॉन्ग विज़न की वजह से ही हुआ है। आगे बढ़ते और सैम वॉल्टन के बारे में बात करते हैं। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन बहुत ही डिप्रेशन में पलकर बड़े हुए, इसलिए उन्हें हार्डवर्क की वैल्यू पता। उन्होंने आर्कन्स में अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला और तब ये बहुत ही बड़ी रिटेल शॉप थी। वहाँ पर ऐसी और भी रिटेल शॉप थी जहाँ पर बहुत ही सस्ता सामान मिलता था, लेकिन वॉलमार्ट ही टॉप में कैसे पहुँच गया। आज वॉलमार्ट की वैल्यू एनुअल वैल्यू 44 बिलियन डॉलर है। लेकिन इसका सीक्रेट सैम वॉल्टन का हार्डवर्क और स्टोर के चीप प्राइसेस नहीं, इसका सीक्रेट है वॉल्टन का पर्पस। उनका स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत ही गहरा कोज छुपा हुआ था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया। वो बिलीव था सैम का लोगों पर यकीन। वो लोगों का ध्यान रखते थे, उनमें बिलीव रखते थे। सैम वॉल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट ने अपने एम्प्लॉयज़, अपने कस्टमर और कम्युनिटी को देते हैं, बदले में उससे कहीं ज़्यादा वॉलमार्ट को भी मिलता था। सैम वॉल्टन वीकेंड पर भी काम करते थे। वो अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वो अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे। इतना ही नहीं, वो बहुत ही हम्बल थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा करने में डेडिकेट कर दी। जो भी वो सैलरी लेते थे वो भी मज़दूरों में बांट देते थे। सैम वॉल्टन का पर्पज़ यही था कि वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं और उनका पर्पज़ उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा था। और यही वजह थी कि वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना बड़ा सक्सेसफुल रहा। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए बना था। लेकिन 5 अप्रैल 1992 में वॉन मैरो कैंसर की वजह से सैम वॉल्टन इस दुनिया से चल बसे। और उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रॉबिन्सन वॉल्टन ने वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। एंड रॉबिन्सन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शंस सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मौत के बाद मार्ट में बहुत काफ़ी चेंजेज आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉय ने बदसलूकी की कंप्लेन की। कुछ टाइम बाद मार्ट का बंटवारा हो गया और कोस्टको नाम से एक नया रिटेल शॉप खोला गया। सैम वॉल्टन के जाने के बाद कोई भी सीईओ उनके पर्पज़ को बरकरार नहीं लग पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीफ और किसी के पास भी नहीं था। और धीरे धीरे मार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? अब सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका पर्पज़ जो उनका पर्पज़ था ना, वो कोई और नहीं देख पाया। उनका जो विज़न था ना, सिर्फ वही देख पाए और कोई देख ही नहीं पाया। तो चलिए अब अपनी कहानी के निचोड़ की बात करते हैं। कंक्लूज़न क्या है? स्टीव जॉब, बिल गेट्स, सैम वॉल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने मार्ट, तो इन सब कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पस भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही ज़रूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरीके से बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव था। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपना पर्पस क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खोती चली जाएगी। और लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पस को बहुत ही डीपली से स्टैंड करना चाहिए। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पस हमेशा चलते रहना चाहिए। तभी वो कंपनी में सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि वाई से शुरुआत करना क्यों ज़रूरी है। अपने पर्पस के बारे में सोचो, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं। और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आपका हाउ, आपका प्रोसेस एंड व्हाट, आपका प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विज़न को कभी अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं, उस पर ध्यान दें। बस इस बात पर ख्याल रखें कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। एक बात और याद रखिए कि आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।